गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, आज हम चैप्टर नंबर 4 आपका स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 4, ठीक है। इसका नाम है विद्युत धारिता। तो आइए देखते हैं। और इसका पहला टॉपिक है, सबसे पहला चालक एवं कुचालक। सबसे पहला टॉपिक आपका चालक एवं कुचालक, जिसको हम लोग विद्युत रोधी भी कहते हैं। तो आइए पहले चालक के बारे में बात करते हैं। चालक क्या होते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं। यानी चालक ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से फ्लो हो सकती है, वो ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से किया जा सकता है, चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश जो है वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाते हैं, बह जाते हैं, क्या कहलाते हैं? वो आपके चालक। जिनमें आवेशों के प्रवाह को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो आपके चालक कहलाते हैं। एक तरह से विद्युत धारा का भी प्रवाह इसमें से हो जाता है। सारी धातु, जितनी भी धातु हैं, ऑल मेटल्स, सब चालक है। पानी, गीली लकड़ी, पृथ्वी, मानव रुधिर, विद्युत अपघटय का विलयन, सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक का घोल, ये सब चालक है। सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर। सिल्वर जो है वो आपका सर्वोत्तम चालक है, इससे अच्छा चालक नहीं है। वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा चालक है। अब बात आते हैं चालक ऐसा करते क्यों है ना? व्याख्या देखो। ये पहले चैप्टर में से आ चुका था, फर्स्ट चैप्टर में। सोडियम का एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे NaCl में होता है ना, Na+ सोडियम, NaCl एग्जाम वो है ना आपका चालक। तो सोडियम लेते हैं। सोडियम का होता है 11Na23। क्या निकलता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। पहले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 6, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ग्यारह प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, परमाणु के तीसरे कक्ष में जो है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। परमाणु के तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है तो पूरा भरा हुआ नहीं है अपने ऑर्बिट में, है ना? तो ऑर्बिट में पूरा ना भरने की वजह से इसका नाभिक से जो आकर्षण बल है वो भी दुर्बल होता है। तो चालकता का गुण आपको ऐसे पदार्थों में मिलेगा जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब ये है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो मुक्त रूप से गति कर सके। चालकता का गुण आपको ऐसे पदार्थों में मिलेगा जिनके अंदर क्या उपस्थित होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनका नाभिक से आकर्षण क्या होता है? दुर्बल होता है, बहुत कम आकर्षण होता है नाभिक से। और ये एक तरह से मुक्त रूप से गति करते हैं। क्या करते हैं? आपके मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सोचते हैं लगभग बच्चे के सब, ये फ्री है कि मुक्त है? ये परमाणु से तो अलग हो सकता है लेकिन धातु से अलग नहीं है। जैसे मेरे पास एक धातु का टुकड़ा है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु से तो अलग हो सकता है लेकिन धातु से अलग नहीं होता। एक तरह से धातु की सतह पर बने रहते हैं।
तो कह सकते हो कि सर चालकता का गुण किसमें पाया जाएगा? धात्विक चालकों में कम से कम। जो धात्विक चालक होंगे, सोडियम धातु है, जो आपके धात्विक चालक होंगे उनमें भाई आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जो आपके धात्विक चालक होंगे उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने आप सबको बताई दी कि परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका नाभिक से आकर्षण क्या होता है? दुर्बल होता है। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्ष में पूरी तरीके से भरे हुए नहीं होते, खाली होते, ठीक है। तो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चालकता का गुण ऐसे पदार्थों में मिलेगा जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। पर ये सब बात सिर्फ धात्विक चालक के लिए है। अगर विद्युत अपघट्य चालक आ जाए तो विद्युत अपघट्य चालक, भैया इसमें पॉजिटिव आयन होगा और इसमें नेगेटिव आयन होगा। विद्युत अपघट्य चालक में अगर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आ जाए, विद्युत अपघट्य चालक आ जाए, तो उसमें पॉजिटिव आयन भी होगा और नेगेटिव आयन भी होगा। अगर आपके ये कौन से चालक हो? विद्युत अपघट्य चालक, ठीक है। ये बात होती खाली सिर्फ और सिर्फ चालक की। दूसरे नंबर पे आपके आते हैं कुचालक। तो आइए देखते हैं। कुचालक, इसको हम लोग विद्युत रोधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत रोधी। तो कुचालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, यानी आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है, कुचालक कहलाते हैं या विद्युत रोधी कहलाते हैं। ये अपने अंदर से आवेशों को जाने ही नहीं देते, ये आपके कुचालक कहलाते हैं। अब कुचालकता का गुण किसके अंदर मिलता है? कुचालकता का गुण ऐसे पदार्थों के भीतर मिलता है जिनमें बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो कुचालकता है ये कैसे पदार्थों मिलेगी? जिनके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन, या इसको हम बद्ध आवेश भी कहते हैं। पहले मैं उदाहरण दे दूं कुचालक के कुछ। सूखी लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक, कागज, हीरा, एबोनाइट, ग्लास, रबर, बहुत कुचालक उदाहरण, ठीक है ना। तो अब सुनो इसमें, तो कुचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं? सुन लो पहले आप इसको ढंग से, कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता कुचालक कहलाते हैं। और कुचालकता का गुण आपको ऐसे पदार्थों मिलेगा जिनके अंदर बद्ध आवेश होंगे। यानी व्याख्या बता रहा हूं आपको मैं इसकी व्याख्या के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सर कुचालकता का गुण जो है ना, वो ऐसे पदार्थों में आपको मिलेगा जिनके अंदर बाउंड यानी कि बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे, बद्ध इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको कुचालकता का गुण ऐसे पदार्थों में मिलेगा जिसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे? बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं। बद्ध इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने कक्ष में पूरी तरीके से भरे हुए होते हैं, इन्हें आप आसानी से मुक्त नहीं करा सकते। अब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने के कारण ये हमारा कुचालकता को प्रदर्शित करता है। ये चालक और कुचालक हमने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में भी बच्चों पढ़ा दिए थे। थ्योरेटिकल टॉपिक है ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको आज बता रहे हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत क्या होते हैं? परावैद्युत क्या होते हैं भाई साहब? देखो, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। वैसे तो ये कुचालक पदार्थ ही होते हैं, परावैद्युत पदार्थ कुचालक ही होते हैं। परावैद्युत पदार्थ आपके क्या होते हैं? कुचालक। वैसे तो ये कुचालक ही होते हैं, इनको कुचालक ही कहते हैं। परावैद्युत पदार्थों को कुचालक होते हैं।
परावैद्युत पदार्थ आपके कुचालक ही होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखें तो ये विद्युत व्यवहार दिखाते हैं। अपने अंदर से धारा प्रवाहित नहीं करेंगे, आवेशों को प्रवाहित नहीं होने देंगे, लेकिन अगर आपने इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो ये विद्युत व्यवहार को दर्शा रहे हैं, ये विद्युत व्यवहार को दर्शाएंगे कुचालक, ये जो परावैद्युत पदार्थ है। अगर हमने परावैद्युत पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये विद्युत व्यवहार दर्शाते हैं। विद्युत व्यवहार दर्शाने का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर से धारा प्रवाहित करते हो या अपने अंदर से आवेश प्रवाहित करते हो, ये खाली विद्युत का प्रभाव दिखाएंगे, विद्युत का व्यवहार दर्शाएंगे। उदाहरण है इसके एगोनाइट, अभ्रक, ऑयल, ये सब इसके उदाहरण है। अब आपको मैं समझाता हूं कि परावैद्युत पदार्थों को दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि कैसे बांटा गया। देखिए, हर एक पदार्थ में धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। प्रत्येक पदार्थ में धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। पदार्थ का जितना भी धनावेश होता है, पदार्थ का संपूर्ण धनावेश, जितना भी धनावेश है, एक स्थान पर केंद्रित होता है। पदार्थ का संपूर्ण धनावेश एक स्थान पर केंद्रित होता है, जिसे हम धनावेशों का केंद्र कहते हैं। परमाणु का या पदार्थ का जितना भी धनावेश है वो सब एक स्थान पर केंद्रित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धनावेशों का केंद्र। और जितना भी ऋणावेश है वो सब उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। एक तो आपका हो गया धनावेशों का केंद्र, और जितना भी ऋणावेश है वो सब बहुत छोटे से आयतन में वितरित होता है। मतलब धनावेश तो एक स्थान पर होता ही है, पदार्थ का संपूर्ण ऋणावेश, जितना भी ऋणावेश है, बहुत सूक्ष्म, बहुत कम आयतन में वितरित होता है, बहुत छोटे से आयतन में वितरित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ऋणावेशों का केंद्र। एक आपका धनावेशों का केंद्र हो गया, एक आपका हो गया ऋणावेशों का केंद्र। ठीक है, इस आधार पर परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे आ रहे हैं आपके ये ध्रुवीय परावैद्युत, और दूसरे नंबर पे आपके आ रहे हैं कौन से, अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश, इसी कॉन्सेप्ट पर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र के आधार पर हमने परावैद्युत पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर का है ध्रुवीय परावैद्युत। हाँ जी, ध्रुवीय परावैद्युत क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से, ऐसे पदार्थ जिनमें धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से अल्प दूरी पर व्यवस्थित हों, तो ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय परावैद्युत। मतलब धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हो ना, तो ये कहलाएगा आपका ध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय परावैद्युत का स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ध्रुवीय परावैद्युतों का खुद का द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, इनका स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब ये करते कैसे देखो, जैसे ये कोई पदार्थ है, अब इसमें ध्रुवीय परावैद्युत उपस्थित होते हैं।
अब क्या है कि सर बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये E बराबर अगर आपका 0 है तो P बराबर भी आपका क्या होगा 0। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, जब बाह्य विद्युत क्षेत्र ना हो, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, ये जो पदार्थ होते हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इनका नेट यानी कुल बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका ये मतलब यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे पदार्थ आपके यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनका नेट यानी कुल जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो शून्य होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ऐसे पदार्थ जो है वो आपके यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं और इनका नेट जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 होता है। जब E बराबर 0 है तो P बराबर भी आपका क्या रहेगा 0, ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में क्या होता है, अगर आप बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो एक सिरा आपका धनावेश और एक सिरा आपका क्या हो जाता है ऋणावेश। एक को तो अपन धन कर देते हैं और एक को ऋण कर देते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये क्या है, बल अनुभव करते हैं ध्रुवीय परावर्तन। क्या अनुभव करते हैं, बल अनुभव करते हैं। ऋणावेशों का केंद्र धनावेश की तरफ जाता है, मतलब जो ऋणावेशों का केंद्र है वो तो धनावेश की तरफ जाता है और धनावेशों का जो केंद्र है वो ऋणावेश की तरफ जाता है। ऋणावेशों का केंद्र तो धनावेश की तरफ जाता है और जो धनावेशों का केंद्र है वो ऋणावेश की तरफ जाता है। और ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण, अपना खुद का द्विध्रुव आघूर्ण, अपना खुद का द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित कर लेते हैं। यानी जब E बराबर 0 है तो द्विध्रुव आघूर्ण भी शून्य, लेकिन जब E 0 नहीं है तो वो खुद का भी द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित कर लेते हैं। था नहीं पर इन्होंने भी क्या कर लिया, एक तरह से विकसित कर लिया। तो ये पदार्थ क्या है, आपके कहलाते हैं ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक तो HCl है, एक H2O है, दोनों के डायग्राम भी दे रखे हैं बुक में। Cl है और H प्लस है और H2O देखें, अच्छा इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस डायरेक्शन में होगा, ध्यान रखें। ये H2O है, OH P1 P2 और इसका एक रिजल्टेंट ये है सर इसका सिस्टम, ठीक है। तो ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण अपना ये जो है विकसित कर लेते हैं, था नहीं बट ये विकसित कर लेते हैं। ये है इसकी व्यवस्था। तो ये आपको हमने कराए हैं ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए है अध्रुवीय परावैद्युत। आइए देखते हैं। अगर धनावेशों का केंद्र और ऋणावेशों का केंद्र आपस में एक दूसरे पर संपाती हो, यानी एक ही जगह पर व्यवस्थित हो, दोनों एक जगह पे आ रहे हो, तो ऐसे परावैद्युत आपके क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत। अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है तो पहली बात तो ये इनका स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, प्लस माइनस माइनस इनका कुछ नहीं है हमारे। जब E बराबर 0 है तो P बराबर भी क्या आएगा 0। मतलब ये है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। परंतु बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, E लगा देते हैं, तो ये बल अनुभव करते हैं। क्या अनुभव करते हैं, बल।
और ऐसे स्ट्रेच, ऐसे स्ट्रेच हो जाते हैं। मतलब ये धन है और ये ऋण है, तो ऋणावेशों का केंद्र तो धनावेशित प्लेट की ओर और धनावेशों का केंद्र ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित होता है, और ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित कर लेते हैं। था नहीं पर ये भी कर लेते हैं। ये स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में विकसित कर लेते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं वो आपके अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके? ये अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, तो वैसे तो नहीं था, पर जब इसको रखा तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इन्होंने स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लिया। ठीक है ना, ये है इसका सिस्टम। तो अब इसके भी उदाहरण दे रखे। इसके दो उदाहरण, एक H2 है और एक आपका CO2 है। ये C है, ये O है। O और C और H2, H और H, ये है सिस्टम। चाहे देखिए ध्रुवीय हो चाहे अध्रुवीय हो, दोनों में से किसी का भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। दोनों ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपना द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करने में काम रहे। मैंने यही कहा था कि परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो खुद तो आवेशों को प्रवाह नहीं करते, लेकिन बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये विद्युत व्यवहार जरूर दिखाते हैं। ओके, तो हम कल बात करेंगे। दैट्स ऑल।